जय हिंद दोस्तों। एडुटोरिया सामान्य अध्ययन के बुक से आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो साथियों, अगर आप लोग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या फिर बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस ना करें, क्योंकि ये एडुटोरिया का जो 100 प्रैक्टिस सेट वाला बुक है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। 100% निश्चित रूप से यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। और साथियों, अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं आंसर के साथ में तो फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर और सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और इस वाले कोर्स को आपको परचेज कर लेना है। इस कोर्स में आपको सभी प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे विथ आंसर के साथ में और प्लस इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिलेगा इस प्रैक्टिस सेट में। तो फटाफट से आप लोग जाकर इस कोर्स को ले सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो तीसरा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों ध्यान दीजिए, जिन्होंने बिहार पुलिस का कोर्स लिया हुआ है उनको अलग से कोई भी दूसरा कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी बिहार पुलिस के कोर्स में आपको ये सभी पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये सहायक संधि की विशेषता नहीं है। बाकी ऑप्शन ए, सी और डी ये सभी विशेषता है। अब देखिए साथियों, सहायक संधि की बात करें तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि सर्वप्रथम कौन से फ्रांसीसी गवर्नर थे जिन्होंने सहायक संधि को लागू किया था। तो याद रखिएगा डुप्ले। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे फ्रांसीसी गवर्नर की बात कर रहे हैं। तो फ्रांसीसी गवर्नर में डुप्ले ने सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत की थी। और अंग्रेजियों में पूछे तो लॉर्ड वेलेजली ने कब, तो 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखें। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है, आपका रिवीजन होते रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, वर्नाक्यूलर क्या है, प्रेस एक्ट है। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लागू किया था। किसने लागू किया था, तो लॉर्ड लिटन ने। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने। दोनों याद रखेंगे, लागू किया था लॉर्ड लिटन ने लेकिन रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। तो याद रखिएगा भारत मिहिर। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या फिर संपादित किया गया था। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए एक भी सेशन को मिस ना करें और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से, ध्यान रखें। तो साथियों, बाल हत्या प्रथा जो है किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी, तो याद रखिएगा बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो यहाँ पर सही जवाब होगा बंगाल प्रेसिडेंसी में। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। और देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको कॉपी में साथ में लिखते चलना है और सेशन के लास्ट में काउंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने 50 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है ये संबंधित है मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इस बुक में तो टोटल 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है। तो देखिए, इसमें टोटल 5000 क्वेश्चन है, ठीक है, 5000 क्वेश्चन है। और टोटल इसमें जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है 100 प्रैक्टिस सेट है और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 5000 हो जाता है
तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रैक्टिस सेट में 100 नहीं 50 क्वेश्चन ही दिया गया है। तो असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो प्यारे साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन सही नहीं है? तो यह एक बंद तंत्र होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? इस प्रश्न पर स्टार मार्क कर लीजिए, ये प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इनमें से जो सबसे प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है ये पश्चिमी घाट है। कौन सी है? पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट की बात करें तो कहाँ पर पश्चिमी घाट? तो ये भारत का ऐसे नीचे साइड का मैप है, तो ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है, जो कि अनाईमुड़ी है। क्या है? अनाईमुड़ी। और पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो सह्याद्री। इसे भी ध्यान रखें। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो यहाँ पर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है जल चक्र में। ध्यान रखेंगे, जल चक्र में। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ पर दी थी? तो यहाँ पर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए। तो ये दिया था वैशाली में। पावापुरी में याद रखिएगा, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिया था। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तपांतर पाया जाता है? चलिए, बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और आराम से। तो भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तपांतर पाया जाता है? तो याद रखिएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? मरुस्थलीय क्षेत्र में। आगे देखिए, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न ध्यान रखने हैं। उपसौर की घटना पूछे तो 3 जनवरी को, और अपसौर की घटना पूछे तो 4 जुलाई को। दोनों डेट आपको याद रखना है, 4 जुलाई को। अब उपसौर की स्थिति में क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। इसी स्थिति को कहा जाता है उपसौर। और अपसौर की स्थिति में क्या होता है? तो पृथ्वी सूर्य की दूरी जो है सबसे अधिकतम होता है उस दिन, इसलिए कहा जाता है अपसौर। और अपसौर जो होता है 4 जुलाई को। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा एल तरंगे जो है सबसे अधिक विनाशकारी होती है। और भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र जो है याद रखिएगा क्या है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को, और मापने वाला जो स्केल होता है वो रिएक्टर स्केल होता है। और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा सिस्मोलॉजी। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। और साथियों, ये जो एडिटोरिया का 5000 प्रश्नों वाला बुक है, पूरे यूट्यूब पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसका एक एक प्रैक्टिस सेट जिस तरह से हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में करा रहे हैं, कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला है। देखिए, प्रैक्टिस सेट तो मिल जाएगा यूट्यूब पर, लेकिन जो डिस्कशन हम आपको दे रहे हैं वो नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर मिलेगा। इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए और क्लास को लाइक ज़रूर क्या करें, क्योंकि ये जो क्लास है हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। तो देखिए, रेड क्लिफ जो है भारत और चाइना के बीच में नहीं है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान में है। भारत और चाइना के बीच मैकमोहन है। डूरंड रेखा की बात करें तो भारत पाकिस्तान नहीं है, पहले था भारत पाकिस्तान, लेकिन डूरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मैग्नोट रेखा फ्रांस जर्मनी, ये सही है। हिंडनबर्ग रेखा ये फ्रांस और बेल्जियम नहीं, हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी है।
हिमालय की बात करें तो ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है और ये वलित पर्वत का उदाहरण है। कैसा? वलित पर्वत का उदाहरण। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो साथियों, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। और साथियों, ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? चलिए, ये सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो देखिए, संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना से, जो कि 1946 में आया था। और साथियों, इस योजना में टोटल 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स, और जिसमें अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। तो इसे भी ध्यान रखें। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो प्यारे साथियों, अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा जो है ये किया गया था 24 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए, सभी ऑप्शन को देख लेते हैं अच्छे से। तो 19 में देखिए, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, ये भी सही है। तो यानी कि दोनों कथन सही है। अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? तो हमने शाम 7:30 बजे क्लास में आपको बताया था, पॉलिटी जो टॉपिक वाइज क्लास चल रहा है शाम 7:30 बजे में, तो उसमें हमने आपको बताया था आर्टिकल 54 जो है ये संबंधित किससे है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित आर्टिकल 60 है। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताया गया है राष्ट्रपति पर। निम्न कथनों में से कौन गलत है? तो देखिए, यहाँ पे देखिए इसका गलत हो जाएगा, सही से पढ़ लीजिएगा सबको। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इन तीनों में से कौन सा कथन बोल रहा है गलत है? तो पहला कथन है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। ये देखिए, पहला कथन यहाँ पर क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें अध्यक्ष तो एक होता है लेकिन 2 सदस्य नहीं होते हैं। इसमें टोटल 4 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। तो ऑप्शन ए गलत है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका क्या हो जाएगा? ये तो सही हो जाएगा, ये गलत नहीं है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, ये गलत है। तो गलत कथन 1 और 3 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। केवल 1 और 3 ये कथन गलत है। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो वैधानिक तरलता अनुपात भी है, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, ये सभी है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? तो साथियों, एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित जो समिति है, याद रखिएगा, ये है एनके सिंह समिति। विजय केलकर समिति ये जीएसटी से संबंधित है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो कौन सा संस्थान है? याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? 26 का सी ऑप्शन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। शीताध्यक्ष का संबंध क्या था? तो सिंपल क्वेश्चन है, शीताध्यक्ष का संबंध हो जाएगा भूमि कर विभाग से। याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भूमि
कर विभाग, ये क्वेश्चन नंबर है 27, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 26 में नीति आयोग और नाबार्ड, तो नाबार्ड के बारे में बता देते हैं। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और किस पंचवर्षीय योजना में? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है? तो बहुत ही सिंपल है, कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन है, याद रखिएगा। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने किया था? चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत किसने किया था? तो यहाँ पर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने। अब देखिए अकबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बता देते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। तो देखिए अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था पूछा जाता है, तो 1562 में। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर का अंत कब किया था? तो 1563 में। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1564 में। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? तो 1582 में। तो अकबर से संबंधित ये 4 फैक्टों को ध्यान रखिए, पूछा जाता है। आगे देखिए उतवी कौन था? तो सिंपल क्वेश्चन है, उतवी एक इतिहासकार था। शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है? तो देखिए शेरशाह ने विलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, बिल्कुल सही है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, यह भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में, बिल्कुल गलत है। हमने आपको कई बार बताया है कि शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में है, तो यही कथन क्या है? गलत है। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्याद लिखी गई? तो साथियों अमुक्त माल्याद जो है ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। और कृष्णदेव राय ये किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो साथियों दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहला राजवंश था गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और अंतिम राजवंश था लोदी वंश, जिसकी स्थापना बहलुल लोदी ने किया था। और लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। और उसके बाद होता है मुगल वंश। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे लंबा शासन पूछा जाता है, 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बहलुल लोदी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ है? तो इसका सही जवाब है प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये केंद्रक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकर। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो सिंपल क्वेश्चन है, 35 का सही जवाब हो जाएगा ग्रेना। कहाँ पर? ग्रेना। हेलोफाइट्स होता है। तो साथियों हेलोफाइट्स जो है वे पौधे होते हैं जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 36 का डी। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? देखिए एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए हमने वर्ड लाइनर क्वेश्चन बैंक पीडीएफ में 10 दिसंबर लिख दिया था, उसको आप लोग सही कर लेंगे। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स जो है ये विषाणु से होने वाला रोग है। कौन सा विषाणु है? तो HIV विषाणु। तो एड्स के लिए जो टेस्ट होता है सबसे पहले एलिसा होता है, CD4 भी है, PCR भी है। तो ये सभी टेस्ट जो है एड्स से संबंधित है। तो 1, 3 और 4 देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है?
तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप जो है इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है और ए बी जो है सर्वग्राही है। और किस ग्रुप में होता है, सॉरी यहाँ पे देखिए सर्वग्राही ए बी हो गया और सर्वदाता पूछे तो ये हो जाएगा ओ ग्रुप। और खोज किसने किया था रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप का, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है, तो ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में देखिए डिप्थीरिया होता है, पर्टुसिस भी होता है, टिटनस भी होता है, लेकिन पीलिया नहीं होता है। पीलिया होने से शरीर का कौन सा अंग डैमेज होता है, तो यकृत क्षति होता है पीलिया से। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं, तो यहाँ पर 40 का सही जवाब हो जाएगा 2 प्रोटॉन के बराबर। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो साथियों सिंपल क्वेश्चन है, बल का व्यंजक जो है न्यूटन की गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। याद रखिएगा गति का प्रथम नियम जो है इसको जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है, तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ताप बढ़ने पर क्या होती है, तो बढ़ जाती है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो साथियों सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व है पोलोनियम। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो प्यारे साथियों हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा पानी। आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है और ब्रह्मांड में सबसे अधिक पूछे तो हाइड्रोजन है। ग्रेफीन होता है, तो साथियों ग्रेफीन जो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफीन। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद कर लीजिए विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित करें, तो यहाँ पर देखिए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये हो जाएगा गांधीनगर, तो पहला का आपका 1 हो जाएगा। देखिए 2 ऑप्शन में दिया है 1 का 1। अब राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की बात करें तो ये हो जाएगा पणजी में, तो डी का 4 एक ही ऑप्शन में है, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है। बाकी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये है आपका मैसूर में, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो दिल्ली में। सभी को ध्यान रखें, तो डी ऑप्शन सही है। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है, तो साथियों पंचरात्र का संबंध है वैष्णव धर्म से। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वह कौन है, तो याद कर लीजिए ये भी इम्पोर्टेंट है। 49 का आंसर हो जाएगा वेंकटरमन रामकृष्ण, पहला ऑप्शन सही है। आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी जो किस राज्य की रहने वाली है, तो 2 क्वेश्चन ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट तो लेफ्टिनेंट शिवांगी, और किस राज्य की रहने वाली है, तो बिहार से है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और यहाँ पर देख लेते हैं अब स्मरणीय तथ्य को। तो स्मरणीय तथ्य में सबसे पहले ऋग्वेद है, तो देखिए ऋग्वेद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है इस बुक में। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, आप सभी जानते हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, याद कर लीजिए। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, इस पर स्टार मार्क कीजिए, बार बार पूछा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसके 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो इसी ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान रखें। इस वेद में गाय के लिए
अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें? तो ऋग्वेद में। पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में गाय के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अघन्य। अब बात करते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले को अर्धवयु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है यजुर्वेद में। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद्य एवं पद्य दोनों का वेद है। सामवेद की बात करें तो इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्री कहते हैं। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार छपता है। अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है और इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति की प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। इसे भी ध्यान रखें। वेदों की संख्या टोटल 4 है, वेदांग 6 है, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषद कितने हैं? 108 है। तो साथियों यहाँ आपका ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। इसका PDF एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।